चलिए सीधे लिए चलते आपको दिल्ली। इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सर, और 1,30,000 तक जो कहीं ना कहीं बूथ तक पहुंचे और जो 9 राज्यों का टारगेट रखा गया है कि हर राज्य में पूरी मेहनत के साथ जाना है, ऐसे तमाम चीजों पर भी सर चर्चा सब चर्चा हुई। 2024 को लेकर क्या मानते हैं कि अगुवाई नड्डा साहब के रहने वाले अगले लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी द्वारा रिपीट हो पाएगी? किसकी द्वारा नड्डा साहब की अगुवाई? देखिए, आप रिपीट होने की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि लगातार 2014 के चुनाव में हम पहली बार जैसे मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार बनाई, 282 सीटें थी। अमित शाह जी के नेतृत्व में ये सरकार बनी, 300 से ऊपर सीटें और एक प्रकार से आई हैं। और ऐसा मान के चलते हैं कि इस बार 2/3 का आंकड़ा 360-362 का जो आंकड़ा बनता है उसको हम पार करेंगे, ऐसा एक कार्य समिति का पूरा विश्वास है। और निश्चित रूप से जैसे गुजरात के चुनाव की विशेष तौर पर चर्चा हुई है, गुजरात में लगातार 7वीं बार सरकार बनना और किसी एक प्रदेश में किसी एक ही पार्टी के 27 साल तक शासन रहना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और कहीं भी इस प्रकार का भारतवर्ष में तो कहीं देखा नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि किसी और देश में भी रहा हो। एक ऐसा ऐतिहासिक ये जीत हुई है और जो तैयारियां गुजरात में की गई हैं, गुजरात प्रदेश के लोगों ने बहुत एक विस्तार से उन सब तैयारियों के बारे में बताया और हम सोचते हैं कि इसी प्रकार की तैयारी बाकी प्रदेश भी करते ही हैं। कमोवेश उस प्रकार की तैयारियों में सब लोग लगेंगे। हर प्रदेश ने अपनी तैयारी के बारे में बताया है और जीत कैसे सुनिश्चित हो, इस तैयारी के लिए सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक मिनट पीछे एक मिनट। चुनौती समझते हैं आपकी 10 की 10 लोकसभा सीट इस बार दोबारा लानी पड़ेगी 24 को लेकर? निश्चित रूप से आएंगी, क्योंकि 24 से पहले 10 से ज़्यादा तो होने वाली नहीं है। 2026 में ज़रूर हम सोचते हैं कि जब पुनः परिसीमन होगा तो 10 से ज़्यादा होंगी तो भी हम जीतेंगे। इधर एक मिनट। अभी हरियाणा की बारी इसलिए नहीं क्योंकि लोकसभा तक के चुनाव की सारी चर्चाएं थी। वो चुनाव हमारा लोकसभा का बाद में है। हर 3 महीने 4 महीने बाद कार्य समिति होती है, तो स्वाभाविक है अगले 3 महीने बाद या 6 महीने बाद जब भी कोई चर्चा होगी तो सामान्यतया 1 साल के अंदर जो चुनाव आने वाले होते हैं उन्हीं की चर्चा होती है। और पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा सर? देखिए, देश भर के अंदर जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उन सबको और 3-3, 4-4 सभाएं करने के लिए हर प्रदेश में कहा है। उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत में ज़्यादा होंगी, तो हमारे यहाँ भी अभी पहले जो इनकी एक सभा हो रही है, इसके बाद 2 केंद्रीय मंत्री और भी आने वाले हैं। तो स्वाभाविक है जब इस 1 वर्ष में जहाँ भी जाएंगे तो हमारे यहाँ, क्योंकि विधानसभा का चुनाव तो अभी नहीं है, लेकिन लोकसभा के चुनाव की चर्चा अब आज से एक प्रकार से शुरू हुई है। तो आगे जहाँ जब जाएंगे तो लोकसभा की तैयारी के लिए तो बात करेंगे। सर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के राज्यों की कार्यकारिणी, राज्य की कार्यकारिणी के बारे में भी ये कहा गया कि 6 फरवरी तक सभी राज्य अपनी अपनी कार्यकारिणी कर लें। आज हम लोग बैठ रहे हैं तो उसका विचार करेंगे कि किस दिन हमको राज्य कार्यकारिणी करनी है, क्योंकि एक सामान्य प्रक्रिया है। राष्ट्रीय कार्य समिति के अगले 1 महीने के अंदर हम राष्ट्रीय राज्य की अपनी कार्य समिति और फिर जिलों की कार्य समितियाँ, एक रूटीन है, सब हम करते हैं। सर, एक फैक्ट निकल कर आता है कि 3 जो लोकसभा सीट है हरियाणा में कहीं ना कहीं वीक है, जो पूरे देश में चिन्हित की गई है। सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, जिसमें सोनीपत का नाम है, रोहतक का नाम है, सिरसा का जो चर्चा है, जिस तरह से सूत्रों के हिसाब से जानकारी होती है, इज इट सो? और क्या उन पर फोकस रहेगा? और सर एक कमेंट ई टेंडरिंग पे जरूर कर दें, क्योंकि तालाबंदी वगैरह भी वीडियो वगैरह क्या ऑफिस में हुई है आज। देखिए, जहाँ तक चुनाव में चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो और चाहे हमारे संगठनात्मक रूप से बूथों की एक स्थिति होती है, सब चीज़ें एक साथ बराबर नहीं होती हैं। उनका वर्गीकरण किया ही जाता है, ABC करके हम वर्गीकरण करते हैं ताकि कहाँ हमको ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये कोई हमारे ही प्रक्रिया ऐसा नहीं है, बाकी सब भी संगठन करते हैं। हमारे यहाँ इस प्रकार के वर्गीकरण देश भर में जो जानकारियाँ हैं और जो सर्वे होते हैं उसमें वो लोग करते हैं। और उसमें जो भी कोई ऐसी जहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है ज़रूर ध्यान देंगे। वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 की 10 चुनाव यानी जीतना, ये हमारा टारगेट और उसको जरूर जीतेंगे। जहाँ तक सरपंचों का और ये सारा विषय है, ई टेंडरिंग का विषय है, उसमें मैं बहुत बार स्पष्ट कर चुका हूँ कि हमने इस बार जितनी भी शक्तियाँ सरपंचों की होती हैं उनको, पहले तो बहुत सीमित शक्तियाँ होती थी, उनको पूरा बढ़ा दिया है। और अब इस बार से जो स्थानीय निकायों के जितने भी बजट्स होते हैं, जितने उनके फंड्स होते हैं, पहले उसमें कुछ वो उपयोग करते थे, कुछ प्रदेश उपयोग करता था। प्रदेश में डायरेक्टर, सेक्रेटरीज, वहाँ तक फाइलें चलती थी और महीनों महीने बड़े कामों के लिए तो सैंक्शन में लग जाते थे। अब जितना पैसा बजट का उनका है, निश्चित है, उसके परसेंटेज है, मात्रा है, वो पैसा
साल के शुरू में ही तय कर दिया जाएगा कि किस किस क्वार्टर में कितना कितना पैसा भेजना है, उतना हम भेजते रहेंगे। और सरपंच या पंचायत समिति या जिला परिषद उसके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल वहाँ प्रस्ताव पारित करने के बाद अपने आप देंगे। और जो इंजीनियर विंग है वो उसकी एक निश्चित कैटेगरी के हिसाब से उनकी सीमा तय कर दी गई है कि जैसे जेईज हैं वो 2 लाख रुपए तक तो उसका करेंगे टेक्निकल अप्रूवल, उसका जो एस्टीमेट, और उसके बाद एसडीओज हैं वो 25 लाख तक करेंगे, एक्सीएन हैं वो 1 करोड़ तक करेंगे। तो इस प्रकार के सारे ये अप्रूवल उन्हीं को करेंगे, प्रदेश कुछ नहीं करेगा। इसलिए एक प्रकार से वास्तव में जो पंचायती राज की भावना है उसके अनुसार पहली बार हमने ये सारी छूट दी है। अभी कल ही 1100 करोड़ रुपए का जो हमने सैंक्शन किया था वो पैसे सब उनके बैंक अकाउंट्स में चले गए हैं, और जैसे जैसे वो प्रस्ताव पारित करेंगे वैसे वैसे अपना काम आज से वो चालू रख सकेंगे। 31 मार्च तक का हमने किया है, अप्रैल में इसको फिर एक बार दोहराएंगे। प्रियंका, एक मिनट प्रियंका। सर, जिस तरीके से हरियाणा काफी आगे बढ़ रहा है, तो सवाल ये है कि इंडिया का लोकसभा चुनाव सामने है, हरियाणा अपना कौन सा चीज आगे रखेगा जिससे लोकसभा चुनाव में जो जीत है वो और भी मुकम्मल तरीके से हो? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, हमने अपने पूरे योजनाओं में जो फोकस किया है वो अंत्योदय पर फोकस किया है। और अंत्योदय में जो गरीब परिवार होते हैं जिनको बहुत कठिनाई होती है अपने परिवार को एक ठीक ढंग से चलाने में, तो ऐसा हमने जब से परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उनको चिन्हित किया है, अब हमें एकदम निश्चित पता लग गया है कि किस लेवल के किस कैटेगरी के कितने लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने उसमें नौकरी करते हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने खेती करते हैं, कितने दुकानदार हैं, और स्टूडेंट भी हैं तो वो स्टूडेंट भी किस किस स्थान पर किस कॉलेज में कितने पढ़ते हैं, स्कूल में कितने पढ़ते हैं, कितने ड्रॉप आउट्स हैं। और इवन जो आगे जो उनके साथ चीज़ें हम बढ़ा रहे हैं, राशन कार्ड जो है उसको भी ऑटोमेटिकली अब जिसकी इनकम 1,80,000 रुपये से नीचे आंकी गई है उनके सबके राशन कार्ड अपने आप बने हैं। हमने इस बार 12 लाख नए राशन कार्ड बनाए हैं। ये भी ठीक है कि कुछ राशन कार्ड कटे भी हैं क्योंकि बहुत वर्षों से इसका रिवीजन नहीं हुआ था। ये 2011 से जो राशन कार्ड चलते हुए आ रहे थे वही चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। बहुत शिकायतें थी कि बहुत लोग ऐसे हैं जो उस लेवल से काफ़ी ऊपर गए फिर भी वो राशन ले रहे हैं, बहुत ऐसे थे जिनको मिलने चाहिए उनको मिलते नहीं हैं। तो एक एक उसको स्टेप में और ये हमने किया है। हाँ, कुछ लोगों की शिकायतें आई हैं, उनको हम 31 जनवरी तक उनको सबको ठीक करेंगे। कोई भी गरीब व्यक्ति है, प्रधानमंत्री जी ने जैसे कोविड के बाद सबसे बड़ा काम यही किया कि लोगों को राशन ये मुफ्त में दिया, बल्कि डबल राशन पहुंचा। जो पहले से पीडीएस की दुकानों से मिलता वो तो था ही, 5 किलो पर व्यक्ति राशन अतिरिक्त भी दिया गया। और पूरी दुनिया में, बल्कि आज भी इसका उल्लेख G20 की बैठकों के अंदर ये जो रखा हुआ है, वहाँ के लोगों ने कहा कि भारतवर्ष कोविड में से कैसे एक स्मूथली इतना बाहर निकल करके आया है। जो कोविड के समय में जब शुरुआत हुई थी तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने बताया कि उस समय लोग ये चर्चा करते थे कि कोविड का सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव होगा वो भारतवर्ष पर होगा, क्योंकि एक तो भारत की ताकत को वो जानते नहीं थे, दूसरा आबादी ज़्यादा होने के कारण से उनका ये कहना था कि ये भयंकर बीमारी से भारत नहीं बच सकेगा, ऐसी भी चर्चा वो करते थे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने जितने एक निश्चय से संकल्प के साथ नई वैक्सीन ये बनाई, और नई वैक्सीन के माध्यम से दुनिया की यानी हर छठा आदमी भारत में रहता है, और कई देशों की आबादी मिला लें तो उन सबसे ज़्यादा तो हमारे यहाँ कोविड के वैक्सीनेशन ये हो गया है। और उस वैक्सीनेशन के कारण से हमारे यहाँ लॉस नहीं हुआ। अभी आज भी, अब इसको तीसरी वेव कहें या चौथी कहें, आज हमारे यहाँ पर डे 5 या 6 लोगों की देश में एक प्रकार से वो आ रही है एवरेज। और बहुत देश आज भी ऐसे हैं जहाँ 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार लोग रोजाना कोविड से प्रभावित हो रहे हैं। तो हमारा देश सुरक्षित है, अब यहाँ किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दुनिया के देशों में अभी भी ये एक तहलका मचा हुआ है। तो भारत ने पिछले 8 सालों में अपना स्थान दुनिया में जो बढ़ाया है वो वास्तव में ही एक उदाहरण है दुनिया के सामने। और अब अगली जो अमृतकाल की जो 25 साल की ये वेला है, 25 साल का जो कार्यकाल है, अमृत वेला, अमृतकाल, इस अमृतकाल में भारत दुनिया का एक सिरमौर देश बनेगा, ऐसी आज की कार्य समिति का विषय है। ये जो पॉलिसी है सर वो बिल्कुल एक लोगों तक फायदा पहुंचाने के लिए। एक चीज जरूर आपके संज्ञान में कि कई जगह ऐसे मामले हैं जो बच्चा स्कूल पढ़ रहा है, 5 साल का है, 10 साल का है, उसकी भी इनकम फिक्स कर दी गई। ऐसा नहीं है। आखिर तो व्यक्ति ही है जो सर्वे करता है, बाकी सब चीजें करते हैं। और जब ये पहली बार परिवार पहचान पत्र बना उस समय लोगों ने सेल्फ डिक्लेरेशन में भी
किसने क्या लिख दिया और क्या उस पर साइन कर दिए, ये गलतियां लोगों की भी हैं, हमारे कर्मचारियों की भी हैं, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कोई कंप्यूटर की भी गलती हो सकती है। मैंने स्वयं एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे जो परिवार हैं जिसकी 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा इनकम है, ज़रा एक बार निकाल के मैं देखता हूँ, कभी कभी खुद निकाल लेता हूँ, तो वो उसमें से बहुत से ऐसे परिवार निकले जिनके वहाँ 50 करोड़ से ऊपर निकले, लेकिन जब उसको पढ़ा तो पढ़ते समय अपना मोबाइल नंबर लिखा हुआ उसमें, तो मोबाइल नंबर स्वाभाविक है वो 900 करोड़ से ऊपर बैठता है। 10 अंक है, 7 अंक यानी शून्य हो जाते हैं करोड़ के, और 3 अंक में 98 का नंबर आते ही 900 करोड़ से भी ऊपर हो गया। तो ये गलतियां हुई हैं। रैंडम भी फोन किए थे। हाँ, मैंने कई लोगों को पूछा भी है। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि गलतियां नहीं हैं, गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को ठीक करने के लिए अब गंभीरता भी आई है। पहले लोगों में इसके प्रति कोई गंभीरता भी नहीं थी, पता नहीं क्या है, क्यों कर रहे हैं, लोग इस पर प्रश्न चिन्ह भी लगाते थे, और विपक्ष के लोग भी जितना इसका विरोध करते हैं, मुझे इसका आनंद इसलिए आ रहा है कि मुझे लगता है इसका बड़ा फायदा हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जितना हम आगे बढ़ रहे हैं और वो उसकी जितना आलोचना करते हैं, एक पहले पार्टी के नेता थे वो कहते थे कि हम आएंगे तो मेरिट वेरिट उठा के फाड़ के फेंक देंगे, अब वही कहते हैं नहीं हम आएंगे तो मेरिट पर नौकरी देंगे, अब ये कहते हैं हम आएंगे तो परिवार पहचान पत्र को खत्म कर देंगे। अंतोगत्वा कुछ दिन बाद ये कहेंगे कि नहीं, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिस आदमी तक सरकार की योजनाओं की उनका लाभ नहीं भी पहुंचता था, उनको भी घर बैठे लाभ मिल रहा है। जब आप लोग भी, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को उन लोगों के साथ एक इंटरव्यू कराएंगे जिनका इसका लाभ हुआ है, तो आप लोगों को जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल जो है इस वक्त प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे और मीडिया को उन्होंने बताया कि बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है। सरकार ने जो है, बीजेपी ने जो है 2023 और 2024 में होने वाले चुनावों को लेकर क्या एजेंडा जो है अपना तैयार किया है।